हाय, जब नई गवर्नमेंट फॉर्म भी नहीं हुई थी तो उससे पहले ही गवर्नमेंट ने अपने 100 दिन के एक्शन प्लान को पब्लिक के सामने रख दिया था। इसका एक क्लियर इंडिकेशन जाता है कि जो भी कंपनीज 100 डे एक्शन प्लान वाले सेक्टर या इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं वो इसकी इमीडिएट बेनिफिशियरी हो सकती हैं। लेकिन जब भी हम ऐसे सेक्टर या इंडस्ट्रीज की कंपनीज को स्टडी करते हैं तो कंपनीज के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। मीन्स हमें ऐसे बिजनेसेस को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए जो फर्स्ट 100 डे के एक्शन प्लान के बेनिफिशियरी तो हो ही, लेकिन जिनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी सॉलिड हो। क्योंकि अगर नियर टर्म में चीजें हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग ना भी जाए तो भी हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर अच्छे रिटर्न्स मिलते रहे। सरकार बनने के बाद गवर्नमेंट ने जो फ्रेश अप्रूवल्स दिए हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, इन पर भी हम कंबाइंड डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। 9th ऑफ जून को यानी कि संडे को जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसके अगले ही दिन यानी कि 10th ऑफ जून को जो फर्स्ट फाइल साइन की गई उसमें 20,000 करोड़ का सैंक्शन था अंडर द पीएम किसान निधि योजना, जिसके 9.3 करोड़ फार्मर्स बेनिफिशियरी हैं। उसके बाद 19th ऑफ जून को यूनियन कैबिनेट ने 14 खरीफ की फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़ा दिया। टोटल अमाउंट जो सैंक्शन की गई है वो 2 लाख करोड़ है, जो कि लास्ट सैंक्शन अमाउंट से 35,000 करोड़ ज्यादा है। सरकार के 100 डे एजेंडा में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री फूड वेस्टेज को रिड्यूस करने पर काम करेगी। प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट 18 से 25% तक फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के केस में ये वेस्टेज और भी बढ़ जाती है एंड 45% तक पहुंच जाती है। गवर्नमेंट के अर्ली एक्शन से पता चलता है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक इस कार्यकाल में गवर्नमेंट के फोकस में रहने वाले हैं, जिससे ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इस कार्यकाल में जितने भी बजट पेश किए जाएंगे उसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक का खास ध्यान रखा जा सकता है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इस बार की असेंबली इलेक्शन में रूरल इंडिया ने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को कोई खास सपोर्ट नहीं किया एंड अगर ऐसा फ्यूचर की इलेक्शंस में भी होता है तो ये सिटिंग गवर्नमेंट के लिए डिजास्टर्स साबित हो सकती हैं। मेरे ओपिनियन में तो एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल भी इग्नोर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर 15% कंट्रीब्यूट करता है एंड क्लोज टू 60% ऑफ पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अभी तक गवर्नमेंट के जिन भी इनिशिएटिव्स को हमने आपके सामने रखा है उसमें प्राइमरली एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी को कवर किया है। पहले हम एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी से जुड़ी कुछ कंपनीज को कवर करेंगे, उसके बाद हम ये भी स्टडी करेंगे कि सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, रेलवे सेक्टर के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं एंड इससे कौन सी कंपनीज बेनिफिशियल हो सकती हैं। ये सारी चीजें आपको वीडियो में आगे मिलेंगी। तो न्यू गवर्नमेंट का जो एजेंडा है एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने का एंड रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने का, तो उसमें सबसे पहले वो कंपनीज बेनिफिशियरी हो सकती हैं जो क्रॉप्स के लिए सीड्स सप्लाई करती हैं। तो जिस फर्स्ट कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं वो कावेरी सीड्स है, जो हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स डेवलप करती है, जिसे आप वेबसाइट के प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। एंड 2 कैटेगरीज के सीड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले तो फील्ड क्रॉप्स हैं, दूसरे वेजिटेबल्स। लास्ट के कुछ सालों से ये कंपनी कोल्ड स्टोरेज एंड इथेनॉल प्लांट्स भी सेटअप कर रही है। इस कंपनी के केस में आपको बेस्ट यही देखने को मिलेगा कि इसके सारे के सारे नंबर्स एक्सीलेंट है, चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, डेट टू इक्विटी हो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी फेवर में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं। बैलेंस शीट आपको काफी सॉलिड देखने को मिलेगी क्योंकि रिजर्व्स अच्छे हैं एंड उसके सामने कंपनी के पास बोरिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है। सेल्स ग्रोथ जो कि कंपनी की प्रेजेंटली तो स्लो है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से इस कंपनी को टेलविंड मिलती है तो ये फ्यूचर में अच्छे अपसाइड भी दिखा सकती है। तो इसलिए इस कंपनी को आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं। तो सेकंड कंपनी कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग दिखती है, लेकिन मार्केट कैप बहुत ही छोटी है, सिर्फ 272 करोड़, मींस एक नैनो कैप कंपनी है एंड नाम है मंगलम सीड्स लिमिटेड। नैनो कैप कंपनी है इसलिए रिस्क भी उतना ही ज्यादा एसोसिएटेड रहेगा। फर्स्ट इंटरेस्टिंग यह है कि कंपनी के पास सीड्स की काफी डाइवर्स वैरायटीज हैं। कंपनी के नंबर्स भी सारे अच्छे हैं, चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, पैग रेशियो हो, डेट टू इक्विटी 0.77 है एंड 1 से नीचे की डेट टू इक्विटी इन्वेस्टर्स के फेवर में ही रहती है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी ठीक ठाक हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट इसके ये कंपनी ऑलरेडी अपनी रेवेन्यू को काफी अच्छे से ग्रो कर पा रही है। तो मींस अगर कंपनी को गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से टेलविंड्स नहीं भी मिलती है तो उसके बिना भी कंपनी का ग्रोथ रेट इंप्रेसिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स ऑलमोस्ट 75% ऑफ शेयर होल्डिंग ओन करते हैं एंड पब्लिक में देखें तो काफी सारे एचएनआई इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। वीडियो के बिगिनिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री फूड वेस्टेज को कम करने पर काम कर रही है, तो यहाँ से कोल्ड स्टोरेज वाली कंपनीज बेनिफिशियल हो सकती है। बेस्ट पार्ट इसके ये इंडस्ट्री इंडिया में काफी इंप्रेसिवली ग्रो कर रही है एंड एस्टिमेट्स है कि बिटवीन 2023 टू 2028 ये इंडस्ट्री 12.3% के CAGR से ग्रो कर सकती है, जो कि एक अमेजिंग ग्रोथ है। कंपनी का नाम स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है। 2016 में जब इस कंपनी को गेटवे डिस्ट्री पार्क्स ने एक्वायर किया तो उसके बाद इसके बिजनेस में काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन की गई। कंपनी के लो मार्जिन फूड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया गया एंड टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउसिंग में
फोरे किया गया। हर तरह की कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्री हाई ग्रोथ है एंड कंपनी इसमें लीडरशिप पोजीशन ओन करती है एंड इंटायर वैल्यू चेन में अपनी प्रेजेंस रखती है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके स्टडी भी कर सकते हैं। यह है वो लोकेशंस जहां पर कंपनी की कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद कोलकाता, लखनऊ एंड कृष्णपट्टनम में कंपनी नई कैपेसिटी डेवलप कर रही है, जो आने वाले समय में कंपनी की रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इसके लास्ट के 4 क्वार्टर से प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं। इस कंपनी ने हाल ही में जो एक की रिस्क को फेस किया है वो किया है रेड सी में ड्यू टू इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हूथीज क्राइसिस। काफी हद तक ये क्राइसिस ओवर भी हो चुका है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। उस केस में क्या होता है कि फ्रेट रेट्स बढ़ जाते हैं एंड जिसके चलते जो लो वैल्यू कमोडिटीज है उनकी बुकिंग काफी नीचे चली जाती है। तो इस इंडस्ट्री में समय के साथ साथ डिमांड और भी बढ़ती जाएगी, इसलिए इस कंपनी को आप डेफिनेटली स्टडी करें। तो नेक्स्ट जिस इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल सकता है वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। यहाँ बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स भी हमें मिल जाएंगे जैसे कि कोरोमंडल इंटरनेशनल एंड चंबल फर्टिलाइजर्स, इन्हें आप स्टडी कर सकते हैं। एंड स्मॉलर प्लेयर्स में आप कृष्णा फोस्कैम लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। अनलाइक अदर कंपनीज इस कंपनी की रेवेन्यू में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी अच्छे हैं एंड उसका कारण भी यही है कि ये इंडिया का इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसने अपने आप को फुली बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रखा है। मींस प्रोडक्शन के दौरान जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो बाकी कंपनीज के केस में वेस्ट हो जाते हैं, कंपनी उसे प्रोडक्टिवली यूज कर पाती है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही कंपनी ने स्पेन के एक प्लांट को एक्वायर किया है एंड उसे रिलोकेट किया है इंडिया में, जो कि डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में ऑपरेट करता है। ये प्लांट प्रेजेंटली 45% की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है। इसके साथ कुछ और भी प्लांट्स हैं जो अभी कम प्रोडक्शन कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का एक प्लांट देखने को मिलेगा जो कि 56.9% की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है। सिमिलरली फॉस्फेरिक एसिड का प्लांट भी 48.6% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को अचीव कर पा रहा है। कंपनी के पास आज कैपेसिटी है कि अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से इसे टेलविंड मिलती है तो ये कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को क्विकली ग्रैब कर सकती है। तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो कोशिश है एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ाने की एंड रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने की, तो इससे कंजम्पशन थीम से जुड़ी कंपनीज भी काफी बेनिफिशियरी हो सकती हैं। एंड कंजम्पशन थीम में जो इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर सकती है वो है एफएमसीजी। काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स पर बात कर रहे हैं जो कि रूरल इकोनॉमी से जुड़े हैं, जैसे कि इमामी लिमिटेड, डाबर इंडिया एंड केआरवीएल लिमिटेड। लेकिन हम इन स्टॉक्स को स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि कमोडिटी स्टॉक्स होने के कारण ये काफी बार सिक्लिकलिटी में चले जाते हैं। एंड इसका एक रीजन ये भी है कि कमोडिटी के जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि राइस, मस्टर्ड ऑयल, इनका सेल, लेकिन वो एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है एंड और भी काफी सारे इनिशिएटिव्स उस कंपनी में लिए जा रहे हैं एंड वो है अडानी बिल्मार। इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन, जो कि काफी लो रहते हैं क्योंकि जो ऑयल, राइस इनका बिजनेस है यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कम ही रहते हैं। लेकिन इन प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के जो मेथड्स हैं उसे कंपनी अब अडॉप्ट भी कर रही है। तो प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए कंपनी अपने फूड बिजनेस पर काफी फोकस कर रही है। 2023 में इन्होंने कोहिनूर फूड्स को भी एक्वायर किया है एंड इस ब्रांड के सहारे ये प्रीमियमाइजेशन की थीम पर प्ले कर रहे हैं एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर मार्जिन हमेशा ही अच्छे मिलते हैं, जो कि हमने टाटा कंज्यूमर को जब स्टडी किया था उसमें भी हमें देखने को मिला था। इस कंपनी का अगर प्राइस टू अर्निंग देखेंगे वो काफी हायर है एंड उसका एक कारण ये भी है कि लास्ट के जो 4 क्वार्टर हैं इनमें से 2 क्वार्टर्स जो हैं ये लॉस मेकिंग हैं। लेकिन अगले 2 क्वार्टर्स में अगर नेट प्रॉफिट्स थोड़े भी पॉजिटिव आते हैं तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग काफी तेजी से नीचे भी आएगा। तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखकर। तो नेक्स्ट कंपनी जिसे आप स्टडी कर सकते हैं एंड वन ऑफ अवर फेवरेट कंपनी है वो है मिसेस बेक्टर फूड्स एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड। ये स्टॉक हमारा फेवरेट क्यों है? उसका पहला कारण ये है कि इनके प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेप्टेंस है। लीडिंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं एंड कंपनी काफी फेस्ड मैनर में नई नई ज्योग्राफीज में भी एंटर कर रही है। ब्लू कलर में जो एरिया है यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ग्रीन कलर में जो रीजन है इसमें कंपनी नया एंटर कर रही है एंड ये जो ग्रे कलर में एरिया है ये सारा का सारा पेंडिंग है, यहाँ पर कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है। तो ये कंपनी अगर नियर टर्म में 50 के पीई के अराउंड मिलती है तो इसे कंसीडर किया जा सकता है। तो एक और कंपनी जो हमारी फेवरेट रही है लेकिन जिसमें हम हमेशा इन्वेस्टर नहीं रहते हैं वो है टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड। 11 अप्रैल को जब स्टॉक प्राइस 700 के अराउंड था तो इस लेवल पर हमने वीडियो बनाकर कंपनी की स्ट्रेंथ्स को आपके सामने रखा था एंड ये बताया था कि कंपनी में वैल्यू बाइंग क्यों है। तो स्टॉक प्राइस जब 1150 के लेवल के अराउंड पहुंचा था तो यहां से हमने एग्जिट भी ले लिया था एंड सेम हमने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट भी किया था। लेकिन अगर हम 1 ईयर का चार्ट लगाएं तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जनवरी के बाद ये कंपनी लगातार कंसोलिडेशन में है। अगर ये कंपनी 1 से 2 क्वार्टर और कंसोलिडेशन में रहती है तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस टू अर्निंग जो है तो 5 ईयर के मीडियन पीई के अराउंड आ जाएगा, जो कि अगेन एक कंसिडरेशन पॉइंट है।
एंड कौन सा ऐसा रीजन है जो इस कंपनी को स्पेशल बनाता है, वो ये कि ये कंपनी जिस भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है उसमें प्रीमियमाइजेशन की थीम को प्ले करती है। एंड हाल ही में इन्होंने 2 नए बिजनेस को एक्वायर भी किया है, जिसमें एक तो चिंग्स आता है एंड दूसरा स्मिथ एंड जोन्स आता है। एंड उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनिक इंडिया को भी एक्वायर कर लिया है। तो इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं, सो दैट अगर एक अच्छी एंट्री मिले तो कंसीडर भी किया जाए। अगर इंडिया की रूरल इकोनॉमी रिवाइव करती है तो 3 इंडस्ट्रीज और भी ऐसी हैं जो आने वाले समय में ग्रो कर सकती हैं एंड जिन्हें आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसमें एक तो 2 व्हीलर इंडस्ट्री आती है, उसके बाद ट्रैक्टर इंडस्ट्री आती है एंड थर्ड शुगर एंड इथेनॉल इंडस्ट्री आती है। तो इन इंडस्ट्री से जुड़े जिन स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है गवर्नमेंट के 100 डे एजेंडा के अकॉर्डिंग, वो हुई है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जहां 19 जून को गवर्नमेंट ने 7,453 करोड़ का आउटले अनाउंस किया है फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन गुजरात एंड तमिलनाडु। तो दोनों ही स्टेट्स में 1-1 गीगावाट की कैपेसिटी का प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ से 3 तरह की कंपनीज बेनिफिशियरी होने वाली हैं। एक तो वो कंपनीज जो विंड मिल्स के लिए ईपीसी का काम करती हैं, सेकंड वो कंपनीज जो विंड टर्बाइंस एंड जनरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, एंड थर्ड वो कंपनीज जो पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में हैं। तो फर्स्ट कंपनी जो इस डेवलपमेंट से बेनिफिशियरी होने वाली है वो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड है, जो कि विंड एनर्जी से जुड़े कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, चाहे वो ईपीसी प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करना हो, सोलर टर्बाइंस एंड जनरेटर्स का डेवलपमेंट करना हो, या फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करना हो। तो यहाँ अगर हम देखें तो प्राइस टू अर्निंग काफी हायर है, तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं दे कैन राइड द वेव। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, इसलिए अगर कोई अच्छा एंट्री पॉइंट मिले तभी इस तरह के स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है। एंड एक अच्छा एंट्री पॉइंट किसे कहा जा सकता है, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर कोई कंपनी 8 से 10 मंथ के कंसोलिडेशन में है एंड उस दौरान कंपनी की रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते जाएं, वहां पर वैल्यूएशन लो होती है, अच्छा बेस बनता है, एंड वो एक ऐसा टाइम होता है जब हम इस तरह के बिजनेस को कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जो इस डेवलपमेंट की बेनिफिशियरी होने वाली है वो आइनॉक्स विंड है। ये कंपनी अपनी रेवेन्यू को प्रेजेंटली 100% के सीएजीआर से बढ़ा रही है एंड एस्टिमेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी ये कंपनी अपनी रेवेन्यू को 100% के सीएजीआर से बढ़ा सकती है। तो ये कंपनी विंड एनर्जी के फील्ड में एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर है। तो स्टॉक प्राइस में भी देखें तो हमें लास्ट के 6 मंथ से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो इस कंसोलिडेशन में अगर आप चाहें तो कुछ क्वांटिटीज कंसीडर कर भी सकते हैं। ये जो ऑफशोर प्रोजेक्ट्स सेटअप किए जा रहे हैं, इसमें सब स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन, लेइंग ऑफ वायर्स इंक्लूडिंग अंडर वाटर लेइंग ऑफ वायर्स एंड एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगी। मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है एंड प्राइस टू अर्निंग काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप चाहें तो आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अलावा कुछ और भी कंपनीज हैं जो सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं एंड उनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसमें फर्स्ट कंपनी जिसे आप स्टडी कर सकते हैं वो है शिल्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एंड इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम ट्रांसफार्मर्स में ऑपरेट करती है। इस कंपनी में प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि ये अपनी 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है, इसलिए ये अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर फेज 1 का एक्सपेंशन का स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड जो फेज 2 एक्सपेंशन है उसका स्टेटस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड कितना कैपेसिटी का एडिशन होना है वो स्क्रीन को पॉज करके आप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी के सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स एक्सीलेंट है, चाहे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, पैक रेशियो 0.68 है जो कि हाईली इन्वेस्टर्स के फेवर में है। उसके बाद कंपनी एकदम डेट फ्री भी है, प्रॉफिट मार्जिन्स भी एक्सीलेंट है, दैट इज 28.6% एंड उसके बाद कंपनी का प्राइस टू अर्निंग भी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इस कंपनी को भी आप इस तरह के कंसोलिडेशन में स्टडी कर सकते हैं। सेकंड कंपनी आप अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, जो एक तो पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में है एंड इस सेगमेंट में कंपनी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है वो आपकी स्क्रीन पर है। कंपनी का दूसरा सेगमेंट ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस का है एंड इस सेगमेंट में कंपनी के पास जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। हाल ही में कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एक बिड को भी जीता है। यहाँ पर ये 1.5 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। कंपनी एक स्मॉल कैप है एंड फाइनेंशियल सारे के सारे अच्छे हैं, सिर्फ कंपनी का प्राइस टू अर्निंग थोड़ा हायर साइड पर है। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इस कंपनी का भी अच्छा दिख रहा है, इसलिए आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं। एक और कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से भी बिलोंग करती है एंड इस कंपनी की कुछ रेवेन्यू एग्रीकल्चर से भी आती है। तो कंपनी का नाम है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड, जिसके पास पंप्स कैटेगरी में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मोटर कैटेगरी में भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कंट्रोलर कैटेगरी में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जिन्हें आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। पीएम कुसुम स्कीम की भी
भी ये कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट्स के 13 पेटेंट्स भी हैं, जो कि एक काफी बड़ी बात है। एंड इसके साथ 2400 करोड़ की ऑर्डर बुक भी है, जिससे अगले 18 मंथ्स के लिए अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी भी मिलती है। कंपनी की ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, लेकिन इन माई ओपिनियन इस तरह के लेवल्स पर एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। एंट्री तभी लेनी चाहिए जब हमें कुछ कूल डाउन देखने को मिले। उसके बाद जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है 20th ऑफ जून के अराउंड, वो ये कि कैबिनेट ने वादावन पोर्ट प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है एंड इसके लिए 76,000 करोड़ का आउटले अनाउंस किया है। फ्रेंड्स, जब ये पोर्ट रेडी हो जाएगा तो इसकी गिनती वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में होगी। तो यहाँ से जो 3 कंपनीज बेनिफिशियरी हो सकती हैं उनको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद सेकंड कंपनी है JSW इंफ्रा, थर्ड कंपनी जो बेनिफिशियरी हो सकती है वो है अडानी पोर्ट्स। एंड इस कंपनी को हमने हिंडनबर्ग की एलिगेशन के टाइम इस वाले वीडियो में कवर किया था। तो इन कंपनीज को भी आपको डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। उसके बाद जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो रेलवे सेक्टर में हुई है। यहाँ पर 3 नए रेलवे कॉरिडोर सेटअप किए जाएंगे एंड इन कॉरिडोर्स के अकॉर्डिंग 40,000 किलोमीटर्स की रेलवे ट्रैक का ले डाउन किया जाएगा। इन 3 नए रेलवे कॉरिडोर्स को सेटअप करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आने वाले समय में रेलवे मिनिस्ट्री पैसेंजर वेटिंग लिस्ट को खत्म करना चाहती है। इन 3 रेलवे कॉरिडोर्स में टोटल 434 प्रोजेक्ट्स होंगे एंड इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा 11 लाख करोड़। एंड ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो इट मीन्स आने वाले समय में जो रेलवे स्टॉक्स हैं वो और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें वैल्यूएशन का ध्यान रखना है एंड दूसरा हमें एंट्री अच्छी लेनी है। यहाँ पर हमें कुछ हद तक डाउन साइड प्रोटेक्शन भी हो। एंड काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बड़े नाम आप जानते ही हैं, जैसे कि जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ रेल इंफ्रा। लेकिन 2 लेस नोन स्टॉक्स जिसने आप स्टडी कर सकते हैं, उसमें एक तो टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है एंड दूसरा है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज को हमने इस वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस वाले वीडियो में आप इन कंपनीज का एनालिसिस देख सकते हैं। तो ये थी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स जो नई गवर्नमेंट के आने के साथ हुई हैं। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।